हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड नाम की फिल्म की, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ऑस्कर से भी नवाजा गया था और इस फिल्म में मेन लीड निभाया है लियोनार्डो द कैप्रिको सर और उसके साथ ब्रैड पिट सर ने। इसमें हमें सपोर्टिंग कास्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखी है, जिसमें इसके सपोर्टिंग रोल में हमें एल पैचिनो सर दिखे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर है क्विंटन टेरेंटिनो। एक्चुअली क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्म हमेशा मास्टरपीस में गिनी जाती है, जहां पर वो ऐसे डायरेक्टर है जिसमें क्रिस्टोफर नोलन और बाकी के जितने भी फेमस डायरेक्टर्स है हॉलीवुड के, वो शामिल होते हैं। अब यहाँ पर इस फिल्म को ऑस्कर से नवाजा गया था बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी, क्योंकि इसकी कहानी पूरी तरीके से फिल्म के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से ये फिल्म स्टार्स की जिंदगी को काफी करीब से दिखाती है। सो आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी स्टोरी बताऊंगा और उसी के साथ आपको इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना हो गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बॉन्टी लॉ नाम के एक टीवी सीरीज से, जिसमें काम करने वाले मेन लीड का नाम था रिक। एक्चुअली रिक जो था वो पहले फिल्मों में काम करता था, लेकिन बाद में चल के उसके बाद सिर्फ सीरीज ही बची थी, जिसकी वजह से वो बॉन्टी लॉ नाम की सीरीज से काफी ज्यादा हिट हो गया था। मतलब बॉन्टी लॉ के बाद उसके सामने सीरीज की भरमार लगी पड़ी थी और ये उसके यंग पने का वक्त था, जहां पर वो काफी ज्यादा एम्बिशियस और काफी ज्यादा कमाल का था अपने एक्टिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर रिक का एक दोस्त था जिसका नाम था क्लिफ, जो एक्चुअली उसके स्टंटमैन का रोल किया करता था। जहां पर एक्चुअली बॉन्टी लॉ में उन दिनों, मतलब जो भी उन दिनों फिल्म्स बनती थी यानी 1969 के टाइम पे, उन दिनों फिल्म्स में ज्यादातर एक्टर्स को स्टंट्स नहीं करवाए जाते थे। इसके बदले एक स्टंटमैन को हायर किया जाता था और ये स्टंटमैन इनके बदले स्टंट्स किया करते थे। अब यहाँ पर क्लिफ जो था वो काफी ज्यादा अच्छा किस्म का इंसान था और उसकी रिक के साथ काफी समय से दोस्ती थी। इसी वजह से क्लिफ और रिक हमेशा एक साथ ही हैंग आउट मारा करते थे। अब यहाँ पर रिक जो था वो एक समय, मतलब इस कहानी में अब 8 साल का गैप पड़ता है, जिसके बाद 8 साल बाद हम ये देखते हैं कि रिक और क्लिफ ये दोनों अपनी शूटिंग कंप्लीट करके एक बार की तरफ जा रहे थे, जहां पर बार के अंदर उनकी मुलाकात श्वार्ज नाम के एक बंदे से होती है। अब श्वार्ज जो था वो एक्चुअली उसकी पहचान इटालियन डायरेक्टर से काफी अच्छी थी, जहां पर वो रिक को पास में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी फिल्म्स मैं काफी टाइम से देख रहा हूं और तुम्हारी सारी फिल्म्स मुझे अच्छी तरीके से पसंद है। अब यहाँ पर श्वार्ज ये कहता है कि एक्चुअली तुम काफी समय से फ्लॉप में चल रहे हो, जहां पर तुम्हें काफी टाइम से विलनेटिक रोल्स मिल रहे हैं। इसी वजह से तुम्हें हीरो की भूमिका में कोई भी इतने लंबे समय से देख नहीं पा रहा है। इसी वजह से ये तुम्हारी इमेज और तुम्हारे कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बेकार हो सकता है, क्योंकि विलन के रोल्स को अगर तुम करोगे तो इसकी वजह से लोग तुम्हें भी एक विलन समझेंगे। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम हीरो टाइप की भूमिकाएं करो। लेकिन रिक को उस समय हीरो टाइप की भूमिका मिलने से रहा, क्योंकि रिक अब समय के साथ काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और इसी वजह से सभी लोग उसे विलन के ही किरदार दे रहे थे। जहां पर रिक भी शॉर्ट्स की इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं जरूर ट्राई करूंगा हीरो वाली भूमिका करने का। अब यहाँ पर शॉर्ट्स जो था वो रिक को एक ऑफर देता है, जिसमें वो ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो इटालियन फिल्म में काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी काफी इटालियन डायरेक्टर्स से दोस्ती है और ये इटालियन डायरेक्टर्स मेरे कहने पे तुम्हें जरूर काम देंगे। अब यहाँ पर रिक जो था वो शॉर्ट्स के सामने हाँ तो करता है, लेकिन बाद में जाने के बाद वो क्लिफ से ये कहता है कि वो इटालियन फिल्म में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, बिकॉज इटालियन फिल्म उसके लिए सबसे बुरा अनुभव था और इटालियन फिल्म की जो फिल्म मेकिंग है वो पूरी तरीके से बेकार थी। इसी वजह से रिक जो था वो उसमें काम नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर क्लिफ जो है वो उसे थोड़ा समझा बुझा कर अपने घर पे भेजता है, जिसके बाद रिक अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करता है और वही क्लिफ अपने घर की तरफ जाता है। एक्चुअली क्लिफ का भी एक काफी पुराना पास था, जहां पर क्लिफ जो था उसने अपनी वाइफ की ही हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से वो जेल में ही रहा था और तब जेल से निकलने के बाद उसकी रिक से दोस्ती हो चुकी थी, जिसकी वजह से रिक ने उसे काम देना स्टार्ट किया। पर उसे काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले रिक के ही एक सेट में उसने अपने मेन हीरो, मतलब जो रिक के सपोर्टिंग रोल वाला बंदा था, उसे मार डाला था, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर से जिन्होंने क्लिफ को एज अ स्टंटमैन कास्ट किया था उन्होंने उसे काम देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वो ज्यादातर रिक के लिए काम किया करता था। अब यहाँ पर क्लिफ जो था वो पूरी तरीके से गरीबी में जी रहा था, बिकॉज उसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे और तब उसको स्टंट करने की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसे काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी ताकि वो पैसे कमा सके। इसी वजह से वो रिक से इस बारे में मदद मांगता है, लेकिन रिक कहता है कि मेरे खुद के ही करियर के लगे पड़े हैं तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, जिसकी वजह से रिक जो है वो उसे अपना ही काम दे देता है, जहां पर वो कभी एंटीना ठीक करना या फिर ये सब करना। अब रिक के बाजू के घर में एक बहुत मशहूर डायरेक्टर रहा करते थे जिनका नाम था पोलेंस्की। अब पोलेंस्की जो थे वो वर्ल्ड के सबसे फेमस डायरेक्टर्स में से एक थे, जिनके साथ काम करने का सपना
हर कोई लिए चलता था और रिक भी उनके साथ काम करना चाहता था, पर रिक उनसे कैसे मिले इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली वो रिक के पड़ोसी होने के बावजूद भी वो उससे मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा पड़ना चाहिए, ना कि वो एक भिखारी समान दिखना चाहिए। अब यहाँ पर रिक जो था उसे इटालियन फिल्म्स पसंद नहीं थी, इसी वजह से उसे कुछ ऐसे रोल्स करने पड़ रहे थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसमें से एक रोल था विलन का। एक्चुअली एक सीरीज में उसे एक विलन की भूमिका निभानी थी और इस भूमिका को निभाने से वो काफी ज्यादा परेशान था, बिकॉज अब उसकी एज हो चुकी थी और वो एक हीरो की भूमिका निभाने के बजाय एक विलन की भूमिका निभा रहा था। इसी वजह से उसे इस बात का दुख था। अब यहाँ पर रिक जो था वो हमेशा प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन अब एज बढ़ने की वजह से उसके सारे लाइंस वो भूलते जा रहा था, जिसकी वजह से उसके करियर का एक डाउनफॉल जरूर स्टार्ट हो गया था। और तब रिक को काफी ज्यादा नाराजगी हो रही थी खुद पे, क्योंकि वो इतना अच्छा एक्टर था, इतना कैपेबल एक्टर था, फिर भी उसके डायलॉग्स मिस होना या फिर उसकी लाइंस मिस होना, हमेशा शराब पीना, इस आदतों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अब यहाँ पर क्लिफ जो था वो एक्चुअली रिक के बदले हमेशा उसकी गाड़ी धोना या फिर उसकी गाड़ी को घुमाने का काम किया करता था। और तब एक दिन वो गाड़ी घुमा रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब यहाँ पर ये जो लड़की थी ये एक्चुअली लड़की जो थी ये रिक क्लिफ के ही एक कैफे में काम किया करती थी, जहां पर उस कैफे को क्लिफ ने काफी टाइम पहले छोड़ा था, रिक से मिलने से पहले। मतलब रिक से मिलने के बाद उसने उस कैफे को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो 8 साल के बाद उस कैफे में वापस आ रहा था। और वो कैफे जो था वो पूरी तरीके से एक हॉर्स राइडिंग ग्रुप बन चुका था। अब यहाँ पर उस हॉर्स राइडिंग ग्रुप का जो मालिक था वो जॉर्ज था, जो एक्चुअली क्लिफ का काफी पुराना दोस्त था। इसी वजह से वो जॉर्ज से मिलने की मांग करता है, जहां पर जॉर्ज जो था उसे ये कहता है कि इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है और मैं अंधा हो चुका हूँ। जिसके बाद क्लिफ जो है वो वहां से कुछ ना कह के निकल जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा नाराज होती है और तब वो उसे गालियां देना स्टार्ट करती है। और इसके बाद जो उस हॉर्स राइडिंग ग्रुप में काम करता था उस बंदे ने रिक की जो गाड़ी थी जो क्लिफ लेके गया था उस गाड़ी को पंचर कर दिया था, जिसकी वजह से क्लिफ इतना ज्यादा नाराज हो गया था कि उसने उस बंदे को मारा, जिसकी वजह से उस बंदे को मारना स्टार्ट किया। और उस बंदे को मारते मारते उसने ये कहा कि तुम जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक करो, जिसमें उस बंदे ने गाड़ी ठीक करी। और तभी हम देखते हैं टेक्स नाम के एक शख्स को, जो एक्चुअली इस ग्रुप का मेन मालिक था। और वो टेक्स जो था वो उस मतलब क्लिफ को पकड़ने ही आता है, लेकिन तब तक क्लिफ वहां से निकल जाता है। इसी वजह से वो क्लिफ को पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर रिक जो था वो शाम को वापस क्लिफ से मिलता है, जहां पर क्लिफ उसे लेने जाता है और क्लिफ उसे घर पे छोड़ता है। और तब रिक जो है वो ये कहता है कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, हम वापस उन्हीं पुराने दिनों की तरह एक दोस्तों की तरह दारू पियेंगे। जिसके बाद ये दोनों लोग शराब पीने लगते हैं और तभी इन्हें स्कॉट्स का फोन आता है। अब यहाँ पर स्कॉट्स जो था उसने रिक से ये कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ इटालियन डायरेक्टर से बात की है और वो तुम्हारी एक्टिंग से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि उन्होंने तुम्हें एक सीरीज प्रोवाइड की है। अब यहाँ पर रिक जो था वो इस बात से वो सुन के खुश तो था, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसे उसी फिल्म्स में काम करना पड़ेगा जिस फिल्म से उसने कभी नाता जोड़ने का सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर रिक जो था वो धीरे धीरे इटालियन सीरीज और इटालियन फिल्म में काम करने लग गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो इटली का एक मशहूर शहरा बन चुका था। और तब इटली के जितने भी फेमस डायरेक्टर्स थे वो सब रिक के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन रिक जो था वो इंटरनली काफी ज्यादा परेशान था, बिकॉज उसे अमेरिकन फिल्म्स काफी ज्यादा पसंद थी एज कम्पेयर टू इटालियन फिल्म्स। क्योंकि इटालियन फिल्म्स की जो सिनेमाटोग्राफी और उसकी जो शूटिंग लेवल्स थी वो इतनी ज्यादा खराब थी और वहां की भाषा रिक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। इसी वजह से वो इन फिल्म्स को कैसे करे इस बारे में सोचता है और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो क्लिफ के साथ वापस अमेरिका चला जाएगा। एक्चुअली क्लिफ जो था वो भी रिक के साथ इटली आया था, जिसके बाद क्लिफ और रिफ ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका चला जाएगा, जहां पर अमेरिका में जाने के पहले रिक ने एक लड़की से एक इटालियन लड़की से शादी कर ली थी। और उस लड़की का ये कहना था कि वो क्लिफ को छोड़ दे, बिकॉज क्लिफ के साथ ही वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसी वजह से रिक और क्लिफ ने अलग होने का डिसाइड किया था और अलग अलग रास्ते में जाने का डिसाइड किया था। और तब क्लिफ ने ये प्लान किया था कि हम एक रात तो भी एक पार्टी करेंगे और इस पार्टी के वक्त कोई भी किसी भी पुरानी बात को याद नहीं करेगा, जिसके बाद हम कल हम अपने अपने रास्ते में होंगे। अब यहाँ पर क्रिक भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और ये दोनों पार्टी करते हैं अपने घर पे, जहां पर हम टेक्स की गैंग को देखते हैं। अब यहाँ पर टेक्स की जो गैंग थी वो एक्चुअली चोरी करने के लिए आई थी और तब वो रिक से गलती से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रिक उन्हें डांटता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर रिक जो था वो 50s का सबसे ज्यादा नोइंग पर्सन था। इसी वजह से जो टेक्स की गैंग की लड़की रहती है वो उसे पहचान लेती है, जहां पर टेक्स का ये कहना था
कि इन्हीं की वजह से हम जैसे लोगों ने मर्डर्स और चोरियां करना सीखा है। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आज हम इनका मर्डर करेंगे और इनके घर पे चोरियां करेंगे, जिसकी वजह से टेक्स की जो गैंग थी ये रिक के घर पे हमला करने का डिसाइड करती है। लेकिन तब तक वहां पे क्लिफ आ जाता है, जब मतलब तब तक वहां पे इनको क्लिफ नजर आता है, जिसके बाद क्लिफ जो था वो भी खुद शराब के नशे में डूब था, और तब शराब के नशे में होकर भी उसकी सेंसेस काफी ज्यादा कमाल की थी। जहां पर ये चोर जो थे, मतलब टेक्स की जो गैंग थी, वो जब उसे मारने आती है तब वही टेक्स की गैंग के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो टेक्स को भी मार डालता है अपने कुत्ते का यूज करके। मतलब जिस कुत्ते को क्लिफ ने पाल रखा था उस कुत्ते ने ही टेक्स को काटा था, जिसकी वजह से टेक्स की भी मौत हो गई थी। और यहीं पर ही जिस लड़की को क्लिफ ने फेंका था वो लड़की एक्चुअली रिक के पूल में गिरी थी, जिसके बाद रिक ने अपना वो फायरिंग वाला हथियार लाया था जो एक्चुअली उसने शूटिंग में कुछ समय पहले यूज किया था, काफी सालों पहले। उस हथियार को उसने अपने ही कलेक्शन में रखा था और उस हथियार का यूज करके उस लड़की को पूरी तरीके से जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से जिंदा जला दिया था। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां क्लिफ के साथ एक्शन कर रही थी और इसी एक्शन में वो लड़कियां भी गिर जाती है और क्लिफ को भी सर और पैर पे थोड़ी सी चोट लगती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को खबर मिल चुकी। उसकी वजह से रिक काफी ज्यादा परेशान होता है और तब वो पुलिस वालों और एम्बुलेंस को बुलाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले और एम्बुलेंस क्लिफ को लेकर जाते हैं और यहाँ पर रिक की स्टेटमेंट ली जाती है, जिसमें रिक ने ये पूरा इल्जाम इन चारों लोगों पे लगा दिया था और इन चारों को खत्म करने की वजह से, मतलब ये एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी, इसी वजह से रिक भी छूट गया था। अब यहाँ पर क्लिफ जो था वो हॉस्पिटल में गया था और उसे ऐसा रिक अपने घर की तरफ जाने ही वाला था कि तब तक उसे पोलांस्की बुलाता है, जहां पर पोलांस्की उससे उसके बारे में पूछता है और तब वो ये कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ, बिकॉज बाउंटी लॉ नाम की सीरीज को मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। जिसके बाद वो रिक को अपने पार्टी में बुलाता है जो एक्चुअली पोलांस्की ने अपने घर पे रखी थी, और उस पार्टी में ही रिक को उसकी ऑफर, मतलब उसकी फिल्म मिलती है और यहीं पर ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक्चुअली पूरी तरीके से एक अलग तरह का सिनेमा स्टोरी टाइप की फिल्म थी, जिसमें हमें काफी कुछ दिखाया गया था कि एक एक्चुअल एक्टर की लाइफ कैसी होनी चाहिए और वो एक्चुअल एक्टर होता कैसा है। तो फिर ये थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड की पूरी स्टोरी काफी ज्यादा छोटी थी, इसी वजह से मैं ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाया। लेकिन मैं अगर इसका रिव्यू करने जाऊं तो फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आप लियोनार्डो द कैप्रिको और उसके साथ ब्रैड पिट के बहुत बड़े फैन है तो आपके लिए ये फिल्म एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकती है इन दोनों की काफी अच्छी एक्टिंग देखने का। वही अगर आप एल पैचिनो सर के फैन है तो आपके लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज एल पैचिनो सर का सिर्फ 2 ही सीन्स का रोल है, इसी वजह से उनका ज्यादा रोल ना होने की वजह से अगर आप एल पैचिनो सर के फैन है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। पर फिर भी फिल्म हर एक सीक्वेंस में आपको जरूर मजा दिलाएगी। फिल्म को ऑस्कर ऐसे ही नहीं मिला है दोस्तों, काफी ज्यादा कमाल की फिल्म है और आप सभी को जरूर इस फिल्म को देखना चाहिए। सो ये थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड की पूरी स्टोरी और इसका रिव्यू। आपको कैसी लगी फिल्म मुझे जरूर बताइएगा और उसे साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा विचार आ रहा होगा कि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स पार्ट 1 की वीडियो बनाई, लेकिन पार्ट 2 बनाने की बजाय मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड क्यों चुना। तो फिर मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के पार्ट 2 की वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा। मैं कल तक या फिर परसों तक वो वीडियो लाऊंगा, बिकॉज उसके लिए मुझे काफी कुछ काफी कुछ सीखना पड़ेगा और उसी के साथ मुझे काफी कुछ रिसर्च भी करनी पड़ेगी स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, नहीं पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको 2 दिन या फिर कल ही अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल में। तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।